सीरियल नंबर 32 है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के फिजिक्स चैप्टर 1 के अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अति लघु और लघु दोनों को अलग अलग हल किया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। सीरियल नंबर है 30 और 31 नंबर वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि वो उस पर जो परावर्तित होगी उसके बाद वो उसी पथ पर लौट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। इसका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है, अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। इसका आंसर हो जाएगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दर्पण का नाम बताना है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, ध्रुव पर या ध्रुव तथा फोकस के बीच, या इन दोनों में से आप कोई भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। जी हाँ, अगर अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु रखा जाएगा तब उस वस्तु दूरी का जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। इसका आंसर जो है पुस्तक में दिया गया है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। इसका भी जो उत्तर है वो पुस्तक में ही दिया है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में ही बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में दोनों बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, एक दर्पण की फोकस दूरी जो है वो -15 है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा, यह अवतल दर्पण है, क्योंकि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 में गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा देना है। इसका आंसर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है, और इसे हम m से सूचित करते हैं। तो इसका सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान हमें क्या बताता है। इसका आंसर होगा, आवर्धन m का ऋणात्मक मान हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब
वास्तविक एवं उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि F बराबर R/2 होता है और R का मान 20 दिया हुआ है। तो सूत्र बैठाएंगे तो R की जगह पे 20 डाल करके 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग जो होता है वो वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है 32 दिया, यानी कि R बराबर 32 दिया हुआ है। जिसका सूत्र होता है F बराबर R/2, तो R की जगह 32 डाल करके उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? इसका उत्तर जो है वो पुस्तक में दिया है। इसका आंसर होगा, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह हमें यह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? इसका आंसर जो हो जाएगा वो परावर्तित जो होगी उसी दिशा में होगी, यानी कि विपरीत पथ पे होगी। क्वेश्चन नंबर 27 में अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखना है, तो इसका लिख दीजिए हजामत के रूप में, यानी कि नाई इसका उपयोग करता है, उसके बाद डॉक्टर भी इसका उपयोग करता है, वाहनों या टॉर्च के हेडलाइट के उपयोग में किया जाता है, या सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, वही समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तथा अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में पारदर्शी परिभाषित पारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करना। इसका आंसर हो जाएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। वहीं अपारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है कि वो अपने से होकर के प्रकाश को आर पार नहीं जाने दे सकता है। वही पारभासी का मतलब होता है कि उनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश आर पार हो सकते हैं, पूरे का पूरे प्रकाश आर पार नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। 4 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। बी नंबर पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम वास्तविक रेखा द्वारा दर्शाते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम मतलब काल्पनिक रेखा जो डॉट डॉट उसके द्वारा दर्शाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप 2 चीज़ के बीच में अंतर कीजिएगा तो उसमें जबकि जरूर लगाइएगा, क्योंकि जबकि बीच में लगाइएगा। जैसे मतलब इसमें क्या है जबकि इसमें क्या नहीं है, जिस तरह से हम किए उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना। इसका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के 3 विशेषता निम्न है। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसके अतिरिक्त आप लोग लिख सकते हैं, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा भी बनता है। इसमें प्रतिबिंब आभासी होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात प्रतिबिंब। इसमें अगला पॉइंट होगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर हो जाएगा, अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। पहला, अवतल दर्पण में कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रंजित किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को रंजित किया जाता है। बी नंबर पॉइंट होगा, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है।
सी नंबर पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन 7 है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल दर्पण में? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि वह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इसका दृष्टि क्षेत्र भी होता है वो विस्तृत होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में F/r/2 को सिद्ध करना है। चूँकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछता रहता है हमेशा, और ये अपने गुरुजी से आप अच्छे तरह से इसको कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। क्योंकि मोबाइल पर ऐसा फंक्शन नहीं होता कि हम लोग आपको बता दें, तो इसीलिए आप अपने गुरुजी से इससे अच्छे से मतलब समझ जाइएगा। वैसे जब कभी ऑनलाइन हम आएंगे तो आपको समझा देंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करना है। इसका आप लोग नीचे डायग्राम देख सकते हैं और साथ ही आप लोग साथ में ये भी लिखिएगा, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण वक्रता केंद्र C के बीच रहती है तब प्रतिबिंब A.B. दर्पण की वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ चित्र दिया है, उसको बोल रहा है कि पूरा करने के लिए, तो हमने पूरा करके डायग्राम यानी कि फ़ोटो खींच करके हम डाल दिए हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं। देखिए इसको हमने हाथ से ही बनाया है, कोई स्केल मेरे पास नहीं था तो इसलिए कुछ लाइन थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो सकता है, आप लोग थोड़ा उसको समझ लीजिएगा उसको। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाना है। इस प्रकार अप्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग बताना है। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो है वो 2 बार बनता है, एक ध्रुव पर रहता है तब और एक ध्रुव तथा फोकस के बीच रहता है तब, लेकिन यहाँ पर आवर्धित दिया है यानी कि बड़ा बनना चाहिए, तो बड़ा तब बनता है यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच जो रहता है तब बनता है। तो इसका अब नीचे डायग्राम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब को बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख को खींचना है। इसका आंसर आप लोग नीचे पुस्तक में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी दर्पण से 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी होगा और वह वस्तु से बड़ा होगा। और किरण आरेख की बात रही, जो 13 नंबर क्वेश्चन में हम दिए हैं वही वाला किरण आरेख है जो नीचे आप देख सकते हैं। 15 में किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो आप किरण आरेख नीचे हम डायग्राम दे दिए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और ये इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधे तथा वस्तु से छोटा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? इसका आंसर होगा, क्योंकि बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ऊर्ध्वाधरतः एक समतल दर्पण और क्षैतिजतः एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर के चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और अपना शरीर पतला दिखाई देगा। और इसका जो उत्तर है वो पुस्तक में भी दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थिति में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम लिखना है। पहला है कार के हेडलाइट, तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना के रूप में, तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है सौर भट्टी, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए।